दोनों बोल सकते हैं आप। तो आपको जो लिक्विड आप बोले वो आपको लिक्विड नहीं बोलना है, आपको बोलना है इधर मोल्टन और फ्यूज्ड। मोल्टन या फ्यूज्ड का मतलब पिघला हुआ। जैसे अगर ये लोहे का है बना हुआ तो इसको हम पिघलाए तो क्या हो गया, लोहा ही है, अलग स्टेट में है। बात समझ गए ना? ठीक है, हो गया। इलेक्ट्रोलाइट टेकन इज ऑलवेज इन विच स्टेट, इधर सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। ठीक है। कंडक्टर, सॉरी, electrodes are which material? Conductor. Always conductor. Which is which is joined with the negative terminal are called conduct. Electrode which is joined with negative terminal is called cathode. And with the positive one anode. ठीक है। अब बताइए, cations migrate to anode. Cations migrate to cathode. C for cation, C for cathode. Cations migrate to cathode. And anion migrate to anode. Alright. Migration का मतलब channelized movement. Channelized movement of ions towards their respective electrodes is called migration. Alright. What is selective discharge of ions? The discharge of a particular. चलिए यहाँ पे सब डक। दूसरी बात, जस्टिफाई दैट इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। Where oxidation takes place in cathode and reduction at the anode. Reduction at the anode. Reduction at cathode. मैंने एक टर्म बोला था लर्न करने के लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये टर्म बताए थे ना, लॉस। इसको याद रखिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन से रिलेट करके जब आप पढ़िएगा तो वहां पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। बच्चे एकदम कंफ्यूज 100% करते ही करते हैं, तो इसलिए ये टर्म याद रखिए, लॉस, एल फॉर लॉस, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, दूसरा वाला हमेशा याद रहेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपने कहा कि केटायंस, सपोज कीजिए कि इसमें ये X प्लस बना और Y माइनस बना, केटायन ऑलवेज मूव टू कैथोड एंड दिस विल ऑलवेज मूव टू एनोड। तो केटायन अगर यहां जाकर के क्या होगा, न्यूट्रलाइज होकर के डिस्चार्ज होगा, तो कैसे ये न्यूट्रलाइज होगा, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड में हुआ रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये जो Y माइनस है ये जब यहाँ जाएगा तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे वो लूज करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। सो दिस एनोड इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, और यू कैन से इट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। बात समझ गए? तो आपको एक सेंटेंस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछता है, जस्टिफाई दैट इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। दो सेंटेंस देना है, एट एनोड इट हैपेंस ऑक्सीडेशन, एट कैथोड इट हैपेंस रिडक्शन। बस, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, इसमें, इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री और एग्जिट किसके थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रोड्स के ही थ्रू, क्योंकि जो करंट एंटर हो रहा है वो इसी के थ्रू हो रहा है ना। इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट की एंट्री या एग्जिट हो रही है वो किसके थ्रू, सिर्फ इसी कंडक्टर्स के थ्रू। अब बताइए, थ्रू कैथोड और थ्रू एनोड, किसके थ्रू एंट्री हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री किसके थ्रू हो रही है, और एग्जिट किसके थ्रू हो रही है। आप अगर इसको सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, आपने फिजिक्स में सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया ही होगा ना। तो सर्किट ये क्या है, सिंपल सर्किट ही तो है ना, ये बैटरी सोर्स है और ये जो सर्किट है। तो आप उस जो फिजिक्स में बनाते हैं एकदम सिंपलेस्ट, आपको जो सर्किट बनाने सिखाया जाता है शुरू में, उसको याद कीजिए और बताइए उसमें कि करंट का डायरेक्शन आप क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो करंट का डायरेक्शन है, लेकिन कन्वेंशनली वो डायरेक्शन में दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली करंट का मूवमेंट किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। तो इस मैकेनिज्म में नेगेटिव से एंट्री हुई और इससे एग्जिट हुई, तो एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है।
बात समझ गए? बात समझ गए? थ्रू कैथोड एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्रू एनोड एग्जिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए? ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स आपको हम हर पॉइंट इसमें लिखवा देंगे, लेकिन आप एक बात समझिए बच्चे, आपका जो 10th क्लास का रियल सिलेबस है ना, वो मोल कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। उसके पहले के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका प्रेफरेंस आप पहले भी आपके पास है, मतलब क्लास 8 में, क्लास 9th में है आपके पास। एसिड बेस सॉल्ट आप पहले से एक्वेंटेड है, बॉन्डिंग आपने 9th में पढ़ी है, उसके पहले पीरियोडिक टेबल वो भी आपने 9th में पढ़ा है ना। तो जो एक्चुअल आपका 10th में पहली बार स्टार्ट होता है, जो आपको पहली बार दिखता है, वो मोल कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। अब इसके बाद जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप की होंगी। इसमें कंसेप्चुअल स्टडी बहुत होनी जरूरी है। आप कितना भी नोट्स लिख लीजिए इसको, इस चैप्टर का, इसके आगे के चैप्टर्स का, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और इतने रीजनिंग पॉइंट्स बनते हैं कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं अपने दिमाग में रखेंगे ना, वो नहीं बन पाएगा। बात समझ रहे हैं? वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। ठीक, इतना तक तो आंसर दिया। आप लोग फंसे कहाँ? सिलेक्टेड डिस्चार्ज में। टोटल लॉस, सिलेक्टेड डिस्चार्ज कुछ नहीं, 0। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सोर्स ऑफ करंट व्हाट इट शुड बी, डीसी और एसी? डीसी, नेवर एसी, डायरेक्ट करंट। ऑलराइट, डायरेक्ट करंट। इसका रीजन जनरली नहीं पूछता, या फिर भी अगर आपके स्कूल की टर्म में पूछ दे तो इट हैज यूनिडायरेक्शनल करंट, इट इज यूनिडायरेक्शनल करंट, दैट्स व्हाई। ठीक है, वोल्टेज शुड बी लो और हाई, ऑलवेज लो, ऑलवेज लो। वोल्टेज मस्ट बी ऑलवेज लो, नेवर हाई। हाई वोल्टेज के साथ इसको नहीं करते, ठीक है, लो वोल्टेज के साथ हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, दोज कंपाउंड्स व्हिच अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स? आयोनिक। सचिन कुछ आंसर मत करना बेटा, हाँ, तुम भी कुछ आंसर मत करना। ऐसा लूल जैसा देखते रहोगे हमको ना, बस हो गया। ऐसा नहीं देखिए और आंसर कीजिए। आयोनिक, क्यों आयोनिक? सुनो ध्यान से, हाँ बोलो बोलो। आयोनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे, हाँ, इसमें आयंस जो होते हैं वही इसमें करियर होते हैं चार्ज के, समझ गए ना? आयंस ही करियर होते हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, क्या उसमें आयंस होते हैं? नहीं होते, वो तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, उसमें आयंस तो है नहीं, तो वो कैरी कैसे करेगा? ठीक है। क्लोरोफॉर्म इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाई? हाँ हाँ हाँ, ठीक, ये सेंटेंस ये बोल रहा है सेकंड वाला। इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज नॉट आयोनिक कंपाउंड। आंसर में क्या लिखना? इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। जो आपको कोवेलेंट कंपाउंड दिखे वो कतई नहीं होगा, स्पेशली अगर नॉन पोलर दिखे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गए? NaCl क्रिस्टलाइन विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, यस और नो? यस मैम, अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कौन से स्टेट में लेंगे? मोल्टन और सॉलिड। तुमने क्या कहा? मोल्टन और या तो मोल्टन में या नहीं तो सॉल्यूशन स्टेट में। तो हम क्वेश्चन क्या पूछे तुमसे? तो शर्मा रहा ना, ऐसे लग रहा है कि बराबर। क्वेश्चन क्या पूछे? बोलो, हम क्या पूछे तुमसे क्वेश्चन बेटा? उसके हम जो तुमसे क्वेश्चन पूछे थे वो बताओ, ये नहीं पूछे थे हम। हम पूछे थे NaCl crystalline state will undergo electrolysis. Why not? हाँ, तो क्यों होता है सिर्फ मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में? क्रिस्टलाइन में क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली, यही बोलना है। जीत गए। बहुत बड़े बच गए जिंदा।
Okay. If an electrolyte furnishes, last bench please answer. If an electrolyte furnishes higher concentration of ions, then it is a strong electrolyte or weak electrolyte? Strong. So if I ask you what do you mean by strong electrolyte? Those which furnishes higher concentration of ions in the solution. Isn't it? Now another question. In the solution of strong electrolyte, what kind of particles will be seen? Option: molecules, ions, both. Ions. क्योंकि वो strong electrolyte है, तो सारे के सारे उसमें आयोनाइज हो जाएंगे, तो आपको उसके सॉल्यूशन में किस तरह के पार्टिकल्स दिखेंगे? आयन. अब इसी ये मैंने पूछा कैटेगरी वाली क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आपको कौन सा पार्टिकल दिखेगा. अब इसी का हम पूछते हैं अप्लाइड क्वेश्चन. NaCl के सॉल्यूशन में आपको क्या दिखेगा? आयंस, मॉलिक्यूल्स और बोथ? आयंस. व्हाई? बिकॉज NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. NaOH सॉल्यूशन व्हाट विल यू फाइंड? आयंस. नो नो नो. NaOH सॉल्यूशन आयंस. आयंस. अब याद रखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी मेटल्स हैं उनके जितने भी बेसिस बनेंगे वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे. ग्रुप 1 एक्सेप्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्योंकि क्यों ऐसा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं. स्पैरिंगली सॉरी ग्रुप 2 के भी नहीं, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन बनाएगा ही नहीं. ग्रुप 2 का तो सॉल्यूशन बनाएगा ही नहीं. ग्रुप 1 मेटल्स जो होते हैं उसके जितने भी बेसिस होंगे यानी कि उसके सारे के सारे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे. ग्रुप 2 में से नहीं होंगे कोई, क्योंकि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड वो तो डिसॉल्व होगा ही नहीं, सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, तो वो कैसे क्या करेगा? वो तो इलेक्ट्रोलाइट हो नहीं सकता. वो अपने मोल्टन स्टेट में ही हो सकता है बस. ठीक है, वो अपने मोल्टन स्टेट में ही हो सकता है. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमेशा वीक बेस में आता है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी वो कैसा होगा? वीक. ये क्वेश्चन बहुत पूछता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक एल्केली है. बात समझ रहे हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक एल्केली है. जनरली सारे एल्केली जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इवन बीइंग एल्केली वो एक वीक बेस है, इसलिए वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है. ठीक है. दूसरा कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्ट्रॉन्ग? जितने नॉर्मल सॉल्ट होते हैं वो सब. नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में जो भी, जैसे NaCl नॉर्मल सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट नॉर्मल सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट है, तो नॉर्मल सॉल्ट जितने होते हैं वो सब अपने एक्वा सॉल्यूशन में होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. अब मुझे बताइए क्या कार्बोनेट सॉल्ट्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट? नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कार्बोनेट सॉल्ट डिसॉल्व होते ही नहीं, वो सॉल्यूशन बनाते ही नहीं. कार्बोनेट सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते ही नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा तो एक्वा सॉल्यूशन का बनेगा नहीं, तो होगा कैसे? ठीक है. एसिड्स में जितने मिनरल एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. HNO3, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड. मैंने आपको एसिड बेस चैप्टर में भी पढ़ाया था that carbonic acid is a mineral acid but it is a weak acid. It is the only mineral acid which is a weak acid. So if it is a weak acid it will be weak electrolyte as well. All right. Other than carbonic acid all the mineral acids are strong electrolyte. All right. उसके बाद जितने ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो सब वीक. ऑर्गेनिक एसिड्स एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड लिया, विनेगर लिया, सिट्रिक एसिड लिया, ये सब. हाँ, जितने ऑर्गेनिक एसिड होंगे ये सब के सब वीक, क्योंकि वो वीक एसिड ही होते हैं इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे. बात समझ आई? और क्या हो रहा है? और ये भी हंसते हंसते भी ड्रामा करने ऐसे ऐसे लिखने लगा कि लगे कि हम हर दिन तो पढ़ रहे हैं. हाँ, हटा के होशियार ना बनो. अच्छा देखिए, आपके थ्योरी बुक में थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन है विच वाज गिवन बाय अरेनियस. बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, फिर भी कुछ लोग पढ़ाते रहते हैं. आता होता बिल्कुल भी नहीं है कुछ. अरेनियस का नाम भी पूछता नहीं है. नाम भी नहीं पूछता अरेनियस का कोई, मतलब एग्जाम में कभी. ठीक है ना. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोल करके भी, लेकिन कोई उसे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि आपके सिलेबस में उसका कोई रेफरेंस नहीं है. आयोनिक डिसोसिएशन हम उस दिन समझाए थे. एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन.
आयोनाइजेशन एंड आयोनिक डिसोसिएशन। Ionization, हाँ. अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सेलेक्टिव डिस्चार्ज, आप बिल्कुल डक हो गए उसमें बाबा, ये नहीं होना है। सीधे बैठो, सीधे बैठो, चलो। सेलेक्टिव डिस्चार्ज, हमको लगा आज हम केस स्टडीज पढ़ा पाएंगे, लेकिन कहे इतना मुश्किल, हम जोकर लग रहे हैं, चुड़ैल टाइप लग। इसको डैम्प करो, तुरंत सूख गया ये, सोचो कितनी गर्मी है, बाप रे। चलो यहाँ देखो, सेलेक्टिव डिस्चार्ज फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पता रहना चाहिए। उसके बाद लिटरेचर लिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो है क्वेश्चन बनाना है बहुत बाबा रे बाबा इसमें। अच्छा, आपके सामने अगर 4 चीजें रखी हो खाने की, तो आपको उसमें से अगर 3 पसंद नहीं आ रहा तो आप कोई एक चीज खाएंगे, और कुछ होगा जिसको चारों चीज पसंद आएगा तो वो फटाफट से चारों चीजें कुछ 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 उठाएगा एक ही बार में अपने प्लेट में। ठीक है, तो इन दोनों में से, हाँ, जिसको चारों नहीं पसंद वो कुछ नहीं खाएगा। इन दोनों में से सेलेक्टिव फूडी किसको बोलेंगे, जिसने कोई एक उठाया? ठीक है, और वोराशियस फूडी किसको बोलेंगे, जिसने सब, और जिसने कुछ नहीं उठाया उसको बोलेंगे नालायक ईटर। फ्री में मिले खाने फिर भी कुछ नहीं खाना है। अब यहाँ देखो, सेलेक्टिव डिस्चार्ज, इसी जो अभी आपको समझाया हम, इसी पे बेस्ड है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अब ये सूखी रहती, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा टाइप ऑफ कटायन हो, मैंने कहा एक से ज्यादा टाइप, जैसे कि सोडियम कटायन भी है, कॉपर कटायन भी है, कैल्शियम कटायन भी है, ठीक, या इससे भी ज्यादा टाइप हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि मैंने उसमें कितना सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में एक साथ मिलाया है। उसी तरह से अगर अनायन भी उस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा टाइप ऑफ अनायन हो, तो उस केस में कौन अनायन डिस्चार्ज होगा एनोड पे, या कौन सा कैटायन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। ठीक है, तो ये कैसे जानेंगे कि अगर 3 अलग सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, तो उनमें से कौन डिस्चार्ज होगा, ये कैसे जानेंगे? कोई एक ही, हाँ, कोई एक ही डिस्चार्ज होगा, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, यानी कि कोई एक है जो प्रेफर्ड होगा वहां पे। अब ये किस बेसिस पे होता है, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, वो समझेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2 है, और a माइनस और b माइनस 2 तरह के एनायंस है। ठीक, जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट इसमें पास किया, तो ये दोनों ही माइग्रेट होंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये दोनों ही माइग्रेट होंगे कैथोड की तरफ, लेकिन डिस्चार्ज होगा कोई एक। ठीक, दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है इट्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस मेटल्स रेस्पेक्टिव मेटल। ये जिस, सपोज कि ये कैटायन किस मेटल का है, एक्स मेटल का। ठीक है, रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ दिस मेटल्स, रेस्पेक्टिव मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। पहला पॉइंट ये, पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन, हार्ड जिसका कंसंट्रेशन रहेगा, देन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन वो डिस्चार्ज होगा। और तीसरा फैक्टर है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स वी हैव टेकन इन दैट मैकेनिज्म और इन दैट इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वाला है उसकी जब हम केस स्टडी आपको समझाएंगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। पहला पॉइंट समझिए, सेलेक्टिव डिस्चार्ज का पहला फैक्टर रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद होगा ना सचिन? सबसे पहला मेटल कौन है रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा? पोटेशियम। वेरी गुड, ये रहा पोटेशियम, पहला मेटल, यानी कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये। और उसके बाद हाइड्रोजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके ठीक ऊपर कौन सा है, बोलो बोलो, आयन। और इसके ठीक नीचे कौन सा है, कॉपर। याद नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज? बोल के सुना, पूरा बोल के सुना। हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तुम्हारा लाइफ लाइन उधर है ना, कट कर देंगे। जिंक के बाद कॉपर, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, एंड देन
प्लैटिनम। सुनिए ध्यान से, ये रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज किस बेसिस पे बनाई गई है? किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव? किस बेसिस पे हम कह रहे हैं? टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अंडरस्टूड? आपको पीरियोडिक टेबल में मैंने दो प्रॉपर्टी पढ़ाई है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोथ दीज आर द कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन उसकी कम होगी। तो जिसकी जिस रेट में ज्यादा है लूजिंग टेंडेंसी, उसकी उसी रेट में गेनिंग टेंडेंसी कम होगी। बात समझ गए? तो अगर पोटेशियम की लूजिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसकी गेनिंग टेंडेंसी भी सबसे कम होगी, तो वो सबसे देरी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सबसे देरी से डिस्चार्ज होगा। बात समझ आई? सचिन, बात समझ में आ रही है कि गया ऊपर से? देखो ना, बोलता है आंसर, ना पूछते हैं कि बेटा समझा कुछ, तो उसमें भी कुछ हाँ ना नहीं बोलता है। बेटा ऐसा है कि तुम डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वहां भी तकलीफ बोल के ही बतानी पड़ती है, इशारे में नहीं बतानी पड़ती। बात समझ रहे? वहां भी बोल के ही कष्ट बताना पड़ता है, तो तुम बोलोगे कि नहीं? अच्छा, अभी हम क्या बताएं, बताओ। अभी हम बोले ना कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स हैं, हाँ, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताइए पोटेशियम और जिंक में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी ज्यादा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी ज्यादा? ये हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, अगर ये चैप्टर को कंसेप्चुअली नहीं समझेंगे ना, नहीं बना पाएंगे इसके सवाल आप लोग। बात समझे? दाढ़ी बनाना बंद कीजिए। जिंक नहीं होगा। वेरी गुड। दो ही है ना प्रॉब्लम हो रही है उसमें, रुक जा रहा है बार बार। ये रोक दे रहा है बार बार। इंटरोगेशन करते हैं क्योंकि ये वीडियो वहां जाता है, तो वो वहां जाता है तो उसमें फिर तो एडिट हो जाता है ना, ऐसा थोड़ा। अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से और आंसर करो। सुंदर, तुम घर से क्या सीख करके आए कि बेटा वहां कुछ बोलना मत? ऐसा ही मम्मी बोल, जाना बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं है, कुछ बकबक नहीं करना, कुछ आंसर बोलना पड़ता है बाबू। तुम्हें कितना जोर से हंसोगे, किसी का आंसर भी हमको नहीं सुनाई पड़ता है, नालायक को। हाँ सुनिए, अभी हम कुछ भी नहीं किया। नहीं, जो तुम करके किया ना, अभी हमको ऐसा करना ही नहीं आता है, खाली आवाज हमको बनाई गई है मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब electropositivity and negativity, two are the characters and these two are the contrast characters. If an element has higher rate of electropositivity, it means it will have lower rate of electronegativity. तो अगर पोटेशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हायर है, मतलब वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन उसकी ज्यादा है, तो वो उतनी ही देरी से गेन करेगा। तो आप पोटेशियम और कॉपर में हमको बताइए किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है? कॉपर की कम है। कॉपर की टेंडेंसी लूज करने की कम है, गेन करने की ज्यादा हो गई। अब कॉपर और पोटेशियम में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कॉपर की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई पोटेशियम के कंपैरिजन में। अब इन दोनों को अगर हम आयन के रूप में यहां रखेंगे तो ये दोनों ही जाएंगे किसकी तरफ? ये दोनों के दोनों माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ। किसकी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है? कॉपर की। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कौन होगा? कॉपर। इन दोनों ने माइग्रेट किया लेकिन डिस्चार्ज कौन हुआ? कॉपर। दोनों में से कोई एक ही डिस्चार्ज हुआ। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज और सिलेक्टिव डिस्चार्ज। तब तो पोटेशियम मतलब कि अगर वो इसी सॉल्यूशन पे बना रहेगा, तब तो कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। डिपेंड, कभी डिस्चार्ज हो तब होगा जब ये डिपेंड करेगा कि ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद, या बहुत कम हो जाएगा ये उसके बाद, फिर सेकेंडरी में वो आता है। जैसे कॉपर डिस्चार्ज हो गया उसका, जैसे कॉपर और पोटेशियम में कॉपर डिस्चार्ज होते तो पोटेशियम में कम होता, पोटेशियम डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉपर डिस्चार्ज होते होते आयन में कम होते चला गया ना,
जब उसका कंसंट्रेशन बेहद कम हो गया, नहीं बचा, तो उसके बाद ये तो फिर अकेला है ना रेस में, वो तो फिर अकेला है ना रेस में, उसके साथ तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं। अभी आप बोले थे जैसे सिलेक्टिव डिस्चार्ज में सेकंड पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा वो होगा हायर कंसंट्रेशन, तो कॉपर डिस्चार्ज होता है क्या, तो उसका कंसंट्रेशन तो कभी ना कभी तो घटेगा। बिल्कुल, अरे घटेगा तो उसी समय। तो जब कंसंट्रेशन घटा तो उसके बाद इसका अपने आप बढ़ा हायर कंसंट्रेशन, तो उसके बाद इसका शुरू ही हो जाएगा। बात समझ गए ना? इसी को कहते हैं सेलेक्टिव या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। एक ही कैटायन के दो टाइप्स ऑफ कैटायन या दो से ज्यादा टाइप भी हो सकते हैं, तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा उसी को सेलेक्टिव या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज बोलते हैं। बात समझ आई? तो आपको कैसे पता चलेगा ये? फर्स्ट फैक्टर इज रिलेटिव पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। लोअर द मेटल, जो मेटल लोअर पोजीशन पे है वो पहले डिस्चार्ज होगा। बात समझ गए? इसको इन अ नटशेल यही याद रखो, जो मेटल लोअर पोजीशन पे है वो पहले डिस्चार्ज होगा। अगर चलो सत्यम जवाब दो, अगर ये दोनों आयंस हैं तो पहले कौन डिस्चार्ज होगा? चलो सचिन बाजोरिया तुम बोलो, ये दोनों आयंस अगर है सॉल्यूशन में तो पहले कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? आयन। क्यों? क्योंकि आयन लोअर पोजीशन पे है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। और अगर ये दोनों हो तो जो भी लोअर पोजीशन में होगा वो डिस्चार्ज होगा, और अगर ये हो तो मर्क्यूरी। ये हो तो एल्युमिनियम में मैग्नीशियम। सुंदर बताओ, एल्युमिनियम में मैग्नीशियम। एल्युमिनियम, क्योंकि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में कंपेयर कीजिए तो एल्युमिनियम लोअर पोजीशन पे आता है ना, ठीक है। तो जो भी मेटल, ये पॉइंट समझ में आया? रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल लोअर पोजीशन पे होंगे उसके आयंस पहले डिस्चार्ज होंगे। यह है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया? रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, concentration, higher the concentration that will discharge। ये हो गई कैटायन की बात। अब समझिए एनायन। एनायन की एक छोटी सी सीरीज होती है, 5 एनायन की सीरीज, बस वही आपको पढ़नी है। Sulfate, chloride, bromide, iodide, and I'm sorry, nitrate must be there. Sulfate, nitrate, chloride, हाँ, bromide, iodide, hydroxide, and then hydroxide. Downward ease of discharge increasing. Ease of discharge increasing. यहाँ देखो, गप नहीं करो। डाउनवर्ड ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजिंग। इसमें कार्बोनेट क्यों नहीं? क्योंकि कार्बोनेट के सॉल्ट नहीं डिसॉल्व होते, ठीक है। सल्फेट में भी कुछ कुछ डिसॉल्व ऐसे हैं जो नहीं डिसॉल्व होते। मैंने एक सॉल्ट सॉल्युबिलिटी वाला छोटा सा आपको टेबल बताया था पढ़ने के लिए। हाँ, जितने तरह के सॉल्ट आपको है पढ़ने के लिए, उन सबकी सॉल्युबिलिटी +2 तक ऑलमोस्ट वो उसी छोटे से टेबल में सब इंक्लूड है, ठीक है। उसको ऐसे ही आप चलते फिरते पन्ना पर रख लीजिए। जरा सा कभी मतलब घूम फिर लिए तो उसको हाय हेलो बोल दिए, बेचारा वो भी खुश हो जाएगा कि हम भी जीवित हैं। बात समझेगी नहीं? हाँ, बोल दीजिएगा काइंडली। चलिए यहाँ देखिए, डाउनवर्ड ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजिंग, यानी कि अगर इनमें से कोई भी आयन हो और साथ में अगर हाइड्रोक्साइड आयन हो तो डिस्चार्ज कौन होगा? सचिन बताओ, अगर ये दोनों होंगे तो कौन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोक्साइड। ये दोनों होंगे तो ब्रोमाइड, पक्का। और अगर ये दोनों हुए तो हाइड्रोक्साइड। ये आपको इतना ही सा है इसमें, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
This must be at the tip of the tongue. 6 only are there. Sulfate nitrate, एक बार में बोल. In the one spell you say sulfate nitrate. और ये तीनों तो halides हैं. हाइड्रोक्साइड सबसे लास्ट में. सल्फेट नाइट्रेट, ये तीनों हलाइड एक ही ग्रुप के आते हैं. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ये तीनों पीरियोडिक टेबल में भी एक साथ ही है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना. उसके बाद नीचे ये आपको हाइड्रोक्साइड. ठीक है, याद रहेगा ये. सेलेक्टेड डिस्चार्ज सबको समझ में आया? पक्का. चलिए अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं और कैसे आपको जो भी केस स्टडीज अगर पूछी जाएगी तो उससे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसे उसका रिएक्शन लिखना होता है और कैसे उसका ऑब्जर्वेशन लिखना होता है. काइंडली बच्चे लोग, आप लोग ना ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए जरूर सीखिए. इतनी मिस्टेक होती है आप लोगों से ऑब्जर्वेशन लिखने में कि 10 मार्क्स तो एकदम हाथ से बड़े आराम से निकल जाते हैं. घुमा फिरा करके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पूछे जाते हैं. टोटल अगर काउंट करें तो 7, 8, 9, 10 नंबर के ऑब्जर्वेशन आते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन ऑब्जर्वेशन में आपको वही लिखना है जो आपका सेंस ऑर्गन सेंस कर रहा है. आपकी आंखों से दिख रहा है कि कोई गैस निकल रही है, गैस का नाम दिख रहा है, उसमें CO2 CO2 लिखा क्या, H2 दिखा क्या, आपको स्मेल पता चली ना. ठीक है, आपको कलर पता चला, स्मेल पता चला. ठीक है, साउंड कुछ सुनाई पड़ा, आपने उसको टच किया तो आपको फील हुआ कि हॉट हो गया या कूल हो गया, ये आपको पता चला. तो जो आप ऑब्जर्वेशन में वही लिखना है जो आपका सेंस ऑर्गन सेंस कर रहा है. एकदम कंप्लीटली इलिटरेट पर्सन की तरह जिसको केमिस्ट्री नहीं आ रही है, वो अगर कुछ देखा तो अच्छा ये तो लाल जैसा कुछ निकला, अरे एकदम ब्राउन कुछ निकल रहा है. और किसी केमिस्ट्री वाले को पूछो ये तो Na2 गैस है, तो चल बोलो तो NO2 गैस है. क्यों? उसको क्या NO2 दिखाई पड़ा और इसको बगल में लाल दिखाई पड़ा. उस केमिस्ट्री वाले को पता है कि ये जो कलर निकला ये किसका फीचर्स है, तो उसे चट से बोल दिया कि ये तो NO2 गैस है. आपको उसे इलिटरेट पर्सन की तरह समझना है कि ये लाल जैसा कुछ निकला था, कुछ था बहुत खराब सा, महक वाला, गंदा सा एकदम से. केमिस्ट्री वाला बोलेगा चोकिंग स्मेल, पंजेंट स्मेल. आप बोल देना अनप्लेजेंट स्मेल. हाँ, आप बोल देना अनप्लेजेंट स्मेल, उससे में आपको मार्क्स मिल गए. हाँ, ऐसे ही सड़े हुए अंडे वाला स्मेल, रोटन एग स्मेल. ठीक है, आप यही बस बोल देना अनप्लेजेंट स्मेल, पंजेंट. ठीक है, तो बात समझिए मेरा, हम क्या समझा रहे हैं. ऑब्जर्वेशन आपको बिल्कुल ऐसे ही समझना है जैसे आप पहली बार उस चीज को देख रहे हैं. समझ गए? आप पहली बार उस चीज को देख रहे हैं, आपका सेंस ऑर्गन इमीडिएटली क्या फील कर रहा है. जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो आपको जब तक समझाया नहीं जाता कि ये कौन सी चीज निकली, इसका क्या नाम है, तब तक तो आपको सब लाल हरा पीला ही नजर आता है ना. तो वही आपको लिखना है उसी हिसाब से. जो आपका सेंस ऑर्गन समझ रहा है बस उससे ज्यादा उसमें आपको केमिकल का नाम नहीं लिखना होता है. समझ गए? उसमें आपको केमिकल का नाम नहीं लिखना होता है. अब यहाँ देखिए, जैसे कॉपर डिपॉजिट होगा अगर कैथोड पे, तो उसमें क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन बताइए. कैथोड पे, हाँ बताओ, सत्यम बोलो. कैथोड पे इतना प्यार से मुस्कुरा गया बेटा, तो हम तो सवाल अच्छी बात है ना. देखो मेरी बात, ज्यादा आबादी में अगर सिर्फ आपको ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बेटा टैलेंटेड तो सभी होते हैं, बस मौके ही किसी किसी को मिलते हैं. वरना डांस तो सभी करता है, लेकिन वो डांस वाला स्टेज पे बस किसको ही पहुंच सकता है. सो इट इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी, नॉट अबाउट द टैलेंट. याद रखिए इसको. आपके देश में आबादी इतनी ज्यादा है ना, टैलेंटेड एक से एक है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम को मिलती है. इसलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये मत बोले कि मैम उसको थोड़ा सा चैरिटी कीजिए ना, उसको ही बोलिए ना, बस खड़े यहीं बोल गए. सुनो मेरी बात ध्यान से. अगर कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ तो कैसा उसका आप ऑब्जर्वेशन बताएंगे. रूम टेम्परेचर पे कॉपर आपको सॉलिड दिखेगा, मेटल है ऑब्वियसली. तो आपको जो कॉपर है, सबके घर में कॉपर के बर्तन होंगे, तांबे के बर्तन सबके घर में होंगे. स्पेशली पूजा पे तो हम लोग रखते हैं, कॉपर का बर्तन तो होता ही होता है. कैसा दिखता है आपको वो? उसको कलर बोलते हैं रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन कलर डिपोजिशन. बस रेडिश ब्राउन डिपोजिशन, रेडिश ब्राउन डिपोजिशन. उस मेटल का कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन डिपोजिशन. अगर आयरन डिपॉजिट हुआ कैथोड पे तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? लोहा का क्या कलर होता है?
ब्लैक नहीं होता, ग्रे, ग्रे, ग्रे कलर। सिल्वर इटसेल्फ हैज ग्रे कलर। सिल्वर क्या किसी कलर का नाम है या किसी मेटल का नाम है? तो आप उसको कलर कैसे बोल सकते हैं? सिल्वर कलर वो सिर्फ आर्ट क्लास में है, फैशन में सिल्वर कलर, ऑरेंज कलर। ऑरेंज इज नेम ऑफ अ फ्रूट, इट्स नॉट नेम ऑफ अ कलर। उससे रिलेटेड जो बात समझे, उससे रिलेट है वो, इसलिए हम उसको ऑरेंज का बोल देते हैं, ठीक है ना। लीफी ग्रीन, लीफ लाइक ग्रीन, लीफ लाइक ग्रीन। हाँ, बात समझेगी आप? सुनो कैसे। तो आयरन का डिपोजिशन होगा तो क्या बोलोगे उसका? ग्रेज डिपोजिशन, ग्रेज डिपोजिशन। सिल्वर डिपॉजिट हुआ तो उसके लिए भी ग्रेज डिपोजिशन। लेड भी ग्रेज डिपोजिशन, वो भी क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर पे वो भी ग्रे कलर का होता है, ठीक है। और जिंक बोले तो वो भी, जिंक तो लैब में देखा होगा सबने, जिंक तो रहता ही है लैब में, ग्रे कलर का, वो भी ग्रे कलर का। हाँ, पतला पतला स्ट्रिप सा एकदम इजीली टूट जाएगा, वो बहुत आराम से फ्लेक्सिबल सा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो HCl में उसको हाँ मिक्स करते हैं, डालते हैं उसको H2 निकालने के लिए। पॉप साउंड। जिंक और मैग्नीशियम जनरली हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम का क्या कलर होता है बताओ? दैट इज ऑल्सो ग्रे। सारे मेटल्स में मेनली ग्रे कलर। हैवी मेटल्स जितने होते हैं वो सारे के सारे आपको कलरफुल दिखेंगे। कोबाल्ट, ब्लू, कॉपर, रेडिश पिंक, ये सब आते हैं हैवी मेटल्स में। और लाइट मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब आपको व्हाइट, ग्रे, ये सब मिलेगा। कॉपर टर्निंग्स देखें, वो कॉपर टर्निंग, कॉपर टर्निंग, कॉपर के पतले 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 कॉइल्स, कॉपर कॉइल्स भी बोलते हैं उसको। हाँ, कॉपर कॉइल्स भी बोलते हैं उसको। हाँ, उसको नाइट्रिक एसिड मिला करके उसमें, जब आपको कॉपर, ये नाइट्रिक एसिड चैप्टर पढ़िएगा ना तो उसमें रिएक्शन में हम आपको बताएंगे। कॉपर टर्निंग्स को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और अगर डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगी तो NO गैस निकलती है। हाँ बिल्कुल, कॉपर एकदम पतला पतला वायर। हाँ हाँ, वो लाख से लाने की क्या जरूरत है ना, तो कॉपर वायर दुनिया भर के, कोई छिल लेना थोड़ा सा, बस हो गया। सब के अंदर तो कॉपर वायर ही है, पतला पतला, ठीक है। तो आप, किसी ने पूछा सारे मेटल सब लगभग व्हाइट कलर के होते हैं? नहीं, लाइट मेटल्स जितने होंगे वो सब ग्रे, व्हाइट, ये सब कलर के होते हैं, लेकिन जो हैवी मेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कोबाल्ट, ब्लू, जैसे मैंने बताया। कॉपर तो आप रोज घर में देखते हैं, ठीक है। नहीं, कॉपर तांबा ब्लू कलर का नहीं होता। तो किसी मेटल का कलर होता नहीं, कोबाल्ट होता है, वो पेल ब्लू नहीं होता। कोबाल्ट का ब्लू अलग होता है। ये जो आपका ये है ना, पेन कैप है ना, हाँ वो है कोबाल्ट का कलर। हाँ, अच्छा, तुमरे वाले कैप का कलर उसका नहीं, ठीक। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हो गया हो गया, बहुत हो गया। आपको प्लस 2 में जाकर के डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं, तो वहां पे आप देखिएगा कि आपको हाँ कलरफुल मेटल्स आपको खूब वहां पे दिखेंगे। अभी यहाँ नहीं, अभी यहाँ नहीं। चलिए अब हम केक का ये बोर्ड ना थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, मतलब ऐसा लंबा थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ, चलो चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो और सवाल का जवाब दो। ये हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया इसमें इलेक्ट्रोलाइट, और हमने इसमें डाला ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। करंट पास हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको 3 तरह के इसमें रिएक्शन दिखाने होते हैं। सबसे पहला दिखाना होता है आयोनिक डिसोसिएशन। क्या दिखाते हैं बोलो? इसमें आपको क्या दिखाना है? इस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी, इस सॉल्यूशन में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उन सब का आयनिक डिसोसिएशन दिखाना है, ठीक है। सृष्टि, कॉपर सल्फेट का आयनिक डिसोसिएशन जरा बताओ तो बेटा क्या है? उसको आयंस में डिसोसिएट कीजिए। नहीं पता ना मैम, अभी याद नहीं किया। कॉपर आयन और सल्फेट आयन, जब बोला कॉपर सल्फेट तो उसमें क्या है? सिर्फ कॉपर और सल्फेट है ना, कॉपर कैटायन और सल्फेट एनायन।
तो इसमें कौन सी बातें याद करने की? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, CU में 1 प्लस या 2 प्लस, इस यहाँ पे 2 प्लस है, हाँ, CO2 plus SO4 minus 2 माइनस। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब इसमें वाटर भी है, इसमें वाटर भी है, तो कॉपर सल्फेट के साथ साथ वाटर भी डिसोसिएट होगा। ठीक, तो जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट मिले, अगर उसमें ये लिखा रहे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसमें कॉपर सल्फेट के साथ साथ सॉल्यूशन किसमें बना? वाटर में, वाटर को भी डिसोसिएट करना है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो NaCl का भी दिखाना है और H2O का भी दिखाना है, ठीक है, H2O का भी दिखाना है। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, तो फेरस सल्फेट का भी दिखाना है और वाटर का भी दिखाना है। लेकिन अगर हम बोले मोल्टन NaCl, तो सिर्फ NaCl, इसमें तो सिर्फ NaCl है ना, तो वहां आपको सिर्फ NaCl का डिसोसिएशन दिखाना है। बात समझ गए? चलिए, क्या लिखेंगे इसका सृष्टि बताओ? तुम नहीं बताई। अब यहां देखिए, ये स्टेटस होता है करंट पास करने के पहले, यानी कि जैसे सॉल्यूशन बना, ये आनिक डिसोसिएशन हो गया, जैसे ही आप इसमें करंट पास करेंगे तो ये दोनों जो केटायन है ये किधर माइग्रेट होने शुरू हो जाएंगे? कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे आपको क्या रिएक्शन दिखाई पड़ेगा? इसका जो माइग्रेशन होगा दोनों का, डिस्चार्ज कौन होगा इन दोनों में से? CO, डिस्चार्ज कौन होगा? सुंदरी, डिस्चार्ज कौन होगा? CO, CO, CU O है सृष्टि, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, या तो एक या तो दो, पक्का? क्या है दो? लाइफ लाइन तो ये तो कुछ बोलने के लिए वही तो मैं आपको कल ये सब तो क्या बोल रही थी, हमको खुद घूम के से बैठे से पता आपको लग रहा है कल बोल तो हम इतना आपको तक यही बोलते हैं। बैकअप करना है आपको। आप स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई मोस्ट सजेशन दे चुका, मैम एक्सेप्ट कर चुकी। हाँ, चलिए जितने भी यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, मतलब एक टाइम पे जितना भी यहाँ पे आयंस की डेफिशिएंसी होगी उतना इलेक्ट्रॉन लगेगा इसको सेटिस्फाई होने के लिए। 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये उसके बाद बना क्या? कॉपर। ठीक, कॉपर मेटल है तो मोनोएटॉमिक ही होगा ये। ठीक, तो अब आपको यहीं पे ये हो गया कि एट कैथोड पे क्या रिएक्शन हो गया वो लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखाई पड़ेगा। तो जो डिपॉजिट हुआ, जो यहाँ पे मेटल निकला है वो डिपोजिशन आपको कैसा दिखेगा वो बताइए। इस केस में हाँ हो गया। चलिए, what will happen at anode? OH OH will deposit. Very good. How many electrons it will lose? 1, because it has 1 negative charge. All right. So minus E. All right. And then it is OH. ऐसे 4 OH मिलके बनाते हैं 2 molecules of water and 1 molecules of oxygen. At the room temperature, oxygen comes out as gas. So what will be the observation here? colorless, odorless, और बबल्स नहीं दिखाई पड़ेंगे? मैंने दिखाया था इलेक्ट्रोलिसिस में गैस निकला तो बबल्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। colorless and odorless. बबल्स आर सीन। हाँ, और फॉर्म्ड मतलब बबल्स आर सीन। ऑब्जर्वेशन में आप लिख रहे हैं तो बबल्स आर सीन। हाँ, तो पहले वही लिखना है आपको बेटा। पहले आपको बबल्स दिखाई पड़ा ना, तो इमीडिएटली आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वही लिखना है, बबल्स आर सीन। उसके बाद कोई स्मेल आया नहीं आया तो ऑर्डर, बबल्स निकला मतलब गैस निकली। हाँ, तो बबल्स आर सीन, कोई ऑर्डर निकला नहीं निकला, ऑर्डरलेस गैस। कोई कलर दिखा नहीं दिखा तो कलरलेस गैस।
ठीक है, आप वहां पे जो वुडन स्प्लिंटर है वो आप नहीं कर सकते, वहां पे दिखा सकते, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन निकलती है सम पार्ट उसमें डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन थोड़ा तो डिसॉल्व होता ही है सब, और उसके बाद जो वो बाहर निकला मतलब वाटर सरफेस के ऊपर, वो तुरंत ही डिस्पर्स हो गया, समझ गए ना, वो तुरंत ही डिस्पर्स हो गया। तो आपको वो जो रिकिंडलिंग वाला जो प्रोसेस आप लोग को देखा होगा लैब में ना, रिकिंडल करके तो दिखाया जाता है। ब्राउन रिंग नहीं, ऑक्सीजन का आइडेंटिफिकेशन नहीं देखा है अभी तक। देखते होंगे, याद नहीं है देखते होंगे। ऑक्सीजन का आइडेंटिफिकेशन बच्चा बिल्कुल नहीं भूलता। हाँ, स्प्लिंटर वाला, वुडन स्प्लिंटर को जैसे ही टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि ऑक्सीजन निकला, पॉप साउंड नहीं, तो वो हाँ वो फ्लेम की तरह, मतलब जैसे अगरबत्ती जलती है ना, तो अगरबत्ती के टिप पे क्या होता है, ऐसे चिंगारी सी होती है, और उसको अगर ऑक्सीजन रिलीजिंग टेस्ट ट्यूब में ऐसे डालोगे तो उसमें फ्लेम हो जाएगा मोमबत्ती के जैसा, because oxygen rekindles that wooden splinter, or you can say it burst into the flames. It burst into flames. एक वो याद है हमारी की है Pop sound, तीन तरह के एक्सपेरिमेंट बच्चे को कभी नहीं भूलता 9th-10th वाला। एक तो ये पॉप साउंड वाला बड़ा क्यूरियसली देखता है, दूसरा ये ऑक्सीजन जो जल जाता है तुरंत में, और तीसरा अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग इफेक्ट। No, not white fume. Ammonium dichromate. Volcanic eruption in the test tube. वो तो Flame test. Flame test. क्या चीज? अरे वोल्केनिक इरप्शन जब बोल तो ऑरेंज क्या बोल? नहीं, वो जो सॉल्ट लेते हैं ना वो ऑरेंज कलर का होता है। मैं बोल रहा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑरेंज नहीं, हाँ ऑब्जर्वेशन में लास्ट में ग्रेस निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन जैसा मिलता है। चलो यहाँ देखो, अभी पैकअप नहीं करना है, यहाँ देखो ध्यान से। जब आपको कोई भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पहला स्टेप क्या लिखना होता है, आयनिक डिसोसिएशन। अगर सॉल्यूशन वर्ड है तो आपको वाटर का भी उसमें दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एट कैथोड क्या रिएक्शन होगा वो लिखिए, वहीं पे उसके नीचे ऑब्जर्वेशन लिखिए। एट एनोड क्या रिएक्शन होगा वो लिखिए, और वहीं पे उसके नीचे ऑब्जर्वेशन लिखिए। इतना ही लिखना होता है बस, ठीक है। ये मैंने सिंपलेस्ट बताया। अब कल हम खाली कम से कम 5 केस स्टडीज बोर्ड पे बनाएंगे, और आपको आंसर ये रिएक्शन सारा लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही लिटरेचर। बिल्कुल, ये आप जब भी लिखेंगे अलॉन्ग विथ ऑब्जर्वेशन, जब भी इसको लिखेंगे बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। आप लोग के घर में जीआई शीट का कोई सामान तो जरूर होगा। नो मिस, जीआई शीट क्या होता है पहले यही नहीं जानते तो कैसे बोलोगे।